सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप श्रीवास्तव सीएसएसपी के इस वेब मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सीएसएसपी से सारे लोग परिचित हैं, अभी तक जितने लोग जुड़े हुए हैं। फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगा अपनी संस्था का। सीएसएसपी एक छोटा सा प्रयास है जो स्वयं सर के द्वारा शुरू किया गया, डॉक्टर ए के वर्मा सर के द्वारा। और प्रयास यह है कि हम शोध की संस्कृति में, शैक्षणिक संस्कृति में थोड़ा सा परिवर्तन कर सके, थोड़ा सा संशोधन कर सके, थोड़ा सा बेहतर कर सके। और इस बेहतरी की दिशा में सीएसएसपी अनवरत प्रयासरत है 2003 से, तब जबकि सर सीएसडीएस में और लोगों के साथ रहते थे, सर लोगों के साथ थे। और तब से जब से रिटायर हुए सर 2015 में, 2015 के बाद फिर सीएसएसपी स्वतंत्र रूप से हर महीने, हर क्षण लगातार लगी हुई है कि हम कुछ बेहतर कर सकें, कुछ बेहतर दे सकें एकेडमिया को और विशेष करके रिसर्च कम्युनिटी को। इसी क्रम में हम लोग हर महीने दो प्रोग्राम तो हम लोग करना ही चाहते हैं। एक जिसके थ्रू हम एकेडमिया में अवेयरनेस ला सकें, और दूसरा प्रोग्राम वो जिसके माध्यम से हम रिसर्च के कल्चर को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, बेसिकली रिसर्च वर्कशॉप के रूप में। मैं बहुत कुछ उस तरफ नहीं जाऊंगा, इसलिए कि आज का दिन सीएसएसपी के इतिहास में मुझे लगता है कि सीएसएसपी के बैनर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि प्रतिभागी के रूप में जितने लोग आज दिख रहे हैं, सभी के सभी किसी न किसी प्रदेश के लिए एक धरोहर है। आज के हमारे इस वेब मंच पर जिनको सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं, वो केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में। अभी मैं जब देख रहा था तो पूरे विश्व के सभी 6 प्रायद्वीपों में लगभग 50 देशों में सुने गए। और आज भी पूरे विश्व की एकेडमिया सुनने के लिए लालायित रहती है। प्रोफेसर संदीप शास्त्री सर, आज आपको हम लोगों को निश्चित रूप से जो निर्देशन करेंगे, आज वो कोई सेशन नहीं लेंगे। हमको लगता है कि आज हम सभी क्लास में बैठे होंगे और सर हम सभी लोगों को टीच कर रहे होंगे, कुछ इस तरह का माहौल होगा। प्रोफेसर संदीप शास्त्री सर है, प्रोफेसर वीके सिन्हा सर है, संध्या मैम है, प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सर है। आप बिहार में दरभंगा यूनिवर्सिटी में डीन रहे हैं सोशल साइंस फैकल्टी के, लॉ फैकल्टी के। प्रोफेसर सरोज वर्मा सर है, आप छपरा यूनिवर्सिटी में रहे। हमारे गुरु जी डॉक्टर सुधीर कुमार सर, आपने सीएसडीएस के साथ आपका लंबा जुड़ाव है। तो इस तरह की एक एकेडमिया जिसमें से हर व्यक्ति अपने आप में पर्याप्त रहा है, हर व्यक्ति अपने स्टेट पर लिखता पढ़ता रहा है, और इस तरह के लोगों के बीच मेरा बहुत कुछ कहना कुछ बहुत उचित नहीं लगता। लेकिन सर की अनुमति प्राप्त करके इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि आखिर आज का ये सेशन हम लोगों ने क्यों रखा। अब कई मायनों में, वैसे तो चुनाव, हिंदुस्तान चुनाव धर्मी देश है। हर साल कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है, कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है, स्थानीय से लेके और पार्लियामेंट तक की बहुत तरह के चुनाव होते हैं हिंदुस्तान में। उन्हीं में से एक चुनाव कर्नाटका का भी हुआ, विधानसभा का चुनाव था। कहने को ये कहा जा सकता था कि नॉर्थ इंडिया में बैठ के हम लोगों का क्या सरोकार हो सकता है कर्नाटका के इलेक्शन से, हम क्यों कर्नाटका के इलेक्शन को देखना चाहें। लेकिन सच कहें तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी जिनकी वजह से ये कर्नाटका के चुनाव और कर्नाटका के चुनाव का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा 2024 के। आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? जी जी जी। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है कर्नाटका के विधानसभा चुनाव का, उसको भी हम लोग देखना चाहते हैं। क्यों महत्वपूर्ण था अगर ये देखा जाए तो अक्सर लोग जो चुनाव का अध्ययन करते रहे हैं वो कहते रहे हैं कि कर्नाटका दक्षिण के लिए द्वार है। जब बीजेपी की एंट्री हुई थी कर्नाटका के थ्रू, तभी ये कहा गया था कि अब बीजेपी का प्रसार नेशन वाइड होने जा रहा है, और अब बीजेपी नेशनल वाइड पार्टी हो रही है। बीजेपी का जो उपस्थिति है वो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। नो डाउट
बीजेपी बहुत प्रभावी है आज के डेट में, लेकिन कर्नाटका से एक परिवर्तन की बयार वही है। वो कहाँ तक जाएगी, किस तरह से जाएगी? कर्नाटका के चुनाव का जो अगर आंकड़े हैं उस पर अगर दृष्टिपात अगर किया जाएगा, हम नहीं जानते कि हमको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कर्नाटका ने इतिहास में अपने स्थापना के बाद से कर्नाटका ने पहली बार सर्वाधिक मतदान प्रतिशत दिया है 73.19 पर। इसके क्या कारण हो सकते हैं? 89 के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की हैं। 89 अगर देखा जाए तो 89 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक परिवर्तनकारी युग, एक काल है जहां के बाद भारतीय राजनीति एक अलग दिशा लेती है। कर्नाटका ने वो एक बाउंड्री भी तोड़ी है कहीं ना कहीं 89 की। कर्नाटका के बाद फिर अगर कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है, बहुत सारी बातें आएंगी। और तब जबकि बीजेपी पार्टी सिस्टम की बात होने लगी है, तब कर्नाटका में इस तरह का परिवर्तन होना भारतीय राजनीति को, भारतीय राजनीति की दलीय व्यवस्था को कहाँ लेके जाएगा, ये चुनाव परिणाम क्या कहता है, बहुत सारी बातें हैं जिस पर आज हम लोग सुनने के लिए नहीं, हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं। मैं अपनी बात तो कह ही सकता हूँ सर कि हम लोग सचमुच पढ़ने के लिए बैठे हैं। एक बड़ी चीज जो हम लोग सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, अब मुझे नहीं लगता कि आज के रिसोर्स पर्सन से बेहतर कोई रिसोर्स पर्सन हो सकता है इसके लिए कि बेसिकली हम चुनाव परिणामों को एनालाइज कैसे करते हैं। मुझे नहीं लगता कि संदीप सर से बेहतर कोई आदमी होगा जो इस चीज को बता पाएगा कि इलेक्शन रिजल्ट्स को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें थी हम लोगों के दिमाग में जिनको उद्देश्य करके हम लोगों ने आज का ये सर के दिमाग की उपज थी कि हाँ हम लोग इस तरह का एक प्रोग्राम करेंगे और आज का ये प्रोग्राम रखेंगे। मैं प्रोफेसर संदीप शास्त्री सर के बारे में क्या कहूँ, मेरी समझ वहां तक जाती नहीं जहां तक सर ने काम किया है। मैंने अभी बताया कि ग्लोब का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां सर की एकेडमिक प्रेजेंस ना रही है। केवल इस रूप में नहीं कि सर ने जाके वहां लेक्चर दिया है, सर बहुत सारे देशों के उनके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशंस के मामले में, वहां के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के मामले में सर एज ए सलाहकार कई जगह से इन्वॉल्व रहे हैं। सर सूडान में रहे हैं, सर म्यांमार में रहे हैं, सर ने नेपाल में जो वर्ल्ड बैंक का एक समर्थित प्रोग्राम है सर उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। 13 किताबें सर ने लिखी हैं और 50 जो संपादित किताबें हैं उनमें 50 आर्टिकल्स हैं सर की, 100 रिसर्च पेपर सर के पब्लिश हैं और लगभग 500 से अधिक सर ने जो बेसिकली किताब ये न्यूज़पेपर्स की या फिर जो वेबसाइट्स की राइटिंग्स होती है, सर ने 500 से अधिक इस तरह की राइटिंग्स करी हैं। सर केवल लेखन में ही नहीं रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में भी सर की बड़ी भूमिका रही है। 2 दशक तक लगभग बैंगलोर यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र पढ़ाने के बाद सर जैन यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रहे लंबे समय तक। सर उसके बाद जागरण लेक यूनिवर्सिटी भोपाल के वाइस चांसलर रहे। सर उसके बाद अभी NITTE के डायरेक्टर हैं जो बेसिकली बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को कवर करती है और बेंगलोर बेस्ड है। तो मेरे कहने का मतलब ये कितनी सारी चीजें मैं जुड़ा हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो कम होगा सर के बारे में। जहां तक मैं जान पाया, क्योंकि मैंने जैन यूनिवर्सिटी में सर के निर्देशन में जो एक समर कैंप हुआ था उसमें हिस्सा ले रहा था, और जिस रूप में हमने सर को देखा है मुझे लगता है कि सर से बेहतर कोई ट्रेनर नहीं हो सकता। जिस लेवल पे उतर के सर लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, एनालिसिस का जो पावर है सर का वो अद्भुत है। हमेशा ही बहुत आकर्षक रहा है, बहुत उत्साहजनक रहा है सर को सुनना। मुझे लगता है कि आज अगर मैं 1 मिनट भी जाया करता हूँ तो वो हमारे लिए बहुत ये पूरे मंच के लिए बहुत उचित नहीं होगा। हम लोग सर को सीधे सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं कम से कम अपने आप को इस सामर्थ्य में नहीं पाता कि मैं प्रोफेसर संदीप शास्त्री सर को आमंत्रित कर पाऊँ। इसलिए मैं पूरे मंच की इजाजत लेके मैं सर से आग्रह करूंगा, प्रोफेसर AK वर्मा सर से आग्रह करूंगा कि सर आप सर को आमंत्रित करें और फिर सर का प्रेजेंटेशन सर को सुनने का के लिए हम लोग बहुत लालायित है, पूरी नॉर्थ इंडिया लालायित है
और मुझे लगता है कि आज का ये सिस्टम बहुत लाभान्वित करने जा रहा है हम सभी को। अ, मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए, आपको जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सबको आमंत्रित करूंगा कि सर प्लीज आप सेंटर की तरफ से प्रोफेसर संदीप शास्त्री सर को आमंत्रित करें आज का सेशन के लिए। Thank you, Dharmin. It's really very kind of you to have asked me to invite Professor Sandeep Shastri. Professor Sandeep Shastri और मेरा संबंध कई दशकों पुराना है और हम लोगों ने एक साथ बहुत समय तक काम किया है। और हमेशा मैं, जैसा कि आपने खुद कहा, I was always, overwhelmed by the level of his scholarship and his energy, both. And many of you would not know, लेकिन he is a very good host also. और जब हम लोग बैंगलोर में एकत्रित होते थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी हम लोग के एकत्रीकरण में प्रोफेसर संदीप शास्त्री ने वक्त निकाल के और हम लोगों को अपने घर पे न बुलाया हो। और घर पे जिस प्रकार की वो होस्टिंग करते थे, दैट्स लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। वो बहुत ही हम लोग अभी भी हमारे मेमोरीज में वो भरा हुआ। और उस चीज में एक चीज मैंने बहुत इम्पोर्टेंट नोट की कि ही इज वेरी पंक्चुअल अबाउट even being a host and the timing of everything, whether it is academics or whether it is social gathering or whether it is family gathering, हर चीज में समय का बहुत वो ध्यान रखते हैं। एंड तो ए नटशेल, ज्यादा मैं भी समय वेस्ट करना नहीं चाहूंगा और उनको सुनने का आकर्षण नहीं छोड़ पाऊंगा। और वो ये है कि कभी भी जब हम लोगों की चर्चा या समूह में चर्चा होती थी, हम लोगों ने लोक नीति में साथ में काम किया, हमेशा उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही डेटा बेस्ड होता है। आपने टीवी पे भी देखा होगा कि जब भी टीवी पे उनको हम लोग सुनते हैं, उनका कोई प्रोग्राम आता है, तो बिल्कुल जैसे मास्टर ऑफ डेटा जैसे उनको रहता है कि बिल्कुल हर चीज उनके दिमाग में क्लियर रहती है। एंड दैट शोज कि बहुत ज्यादा वो फोकस रहते हैं एम्पिरिकल स्टडीज पे। और मैं समझता हूँ कि जिन संस्थाओं से भी वो जुड़े रहे हैं, चाहे वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे वो जैन यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी रही हो, या उनका जो प्रेजेंट असाइनमेंट है वो है, और लोक नीति जिसके वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वहाँ पे वो सारी संस्थाओं ने एक प्रकार से उनकी उपस्थिति का हमेशा लाभ प्राप्त किया है, बेनिफिट प्राप्त किया है। एंड वी हैव एज ए पर्सन, एज ए स्कॉलर, एज ए स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट, हम लोग खुद बहुत लाभान्वित हुए हैं उनकी एनालिसिस से, उनके प्रेजेंटेशन से, भाषा पे जिस प्रकार का उनका इंग्लिश और हिंदी दोनों पे कंट्रोल है। अभी आप देखेंगे कि वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को में इक्वली कंफर्टेबल अपने को महसूस करते हैं, और किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन करते हैं वो हमारे लिए भी बहुत है। लेकिन ओवरऑल मैं अगर कहूँ कि ही इज an amalgamation, a beautiful amalgamation of a good scholar and a good human, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं उनको इसी रूप में हमेशा याद करता हूँ, मैन ऑफ who symbolizes energy, epitome of energy। उनके अंदर एनर्जी का जो मादा है कि वो कभी मुझे आज तक थके दिखे ही नहीं। चाहे आप उनको कितना भी काम करवा लीजिए और कितना भी उनको काम करना पड़ता है। आपने बताया ही कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एकेडमिशियन के रूप में, एडवाइजर के रूप में, तरह तरह के रोल्स में वो रहते हैं। बट आई हैव नेवर सीन हिम टायर्ड, any element of tiredness on his face. So all these things need to be emulated by this modern generation। और कर्नाटक की जब बात आई और इस बार तो कर्नाटक को लेके या साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को लेके, आई मस्ट कन्फेस संदीप भाई कि इधर बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है, बहुत ज्यादा लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। और उसमें मैं कुछ अखबारों को भी इस बात की क्रेडिट या डिसक्रेडिट दूंगा कि वो लोग भी साउथ इंडियन स्टेट्स की रिपोर्टिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, और केवल एक दिल्ली सेंट्रिक रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा पेपर्स में होती है। यूपी, बिहार, ये वो दो चार स्टेट्स ही बहुत ज्यादा कवर्ड होते हैं, तो साउथ में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता है।
अक्सर जब भी बात आती है तो मैं देख रहा था कि कितने लंबे समय से आप 1994 या शायद उसके पहले से भी मैं देख रहा था कि आपने कर्नाटक की पॉलिटिक्स पे लिखना शुरू किया है। इट्स ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि आप 20-25 साल से 30 साल से कर्नाटक की पॉलिटिक्स पे बराबर, चाहे वो एकेडमिक राइटिंग हो चाहे जर्नलिस्टिक राइटिंग हो, यू आर राइटिंग ऑल दैट। टीवी वगैरह पे आप अपीयर होते ही रहते हैं और वर्नाकुलर में भी आप लिखते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि वर्नाकुलर में भी लिखते हैं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं, दोनों भाषाओं में लिखते हैं। जब हम लोगों के सामने कर्नाटक की बात आती है तो जैसा कि धर्मेंद्र जी ने कहा कि कर्नाटक हैपेंस टू बी गेटवे टू साउथ और कांग्रेस शुरू से ही कर्नाटक में डोमिनेंस में रही है। आप जैसे आपने देखा ही है कि भाई कर्नाटक में तो कांग्रेस का हमेशा डोमिनेशन रहा है और जो भी आज मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है उसके रूट्स जो है, इफ यू गो बैक टू द अर्ली 50s, जिस प्रकार का मॉडल था और वहाँ पे जिस प्रकार की पॉलिटिक्स हुआ करती थी, उस पॉलिटिक्स में हमेशा लिंगायत और वो का लिंगर्स का टर्म आता है। ये क्या है, व्हाट आर दे, और जैसा कि मुझे याद पड़ता है कि वो का लिंगर्स जो है, दे यूज्ड टू बी द ओरिजिनल डोमिनेंट डिनोमिनेशन एंड लिंगायट्स वेर ब्रॉट फ्रॉम द बॉम्बे पोर्शन ऑफ द स्टेट विच इन 1956 जब वो मर्ज हुआ। और वो भले ही चाहे वो they are not majority, but the perception has always been that Lingayat and Vokalingas, they constitute the majority in Karnataka. But the fact was that they were the dominant denominations and who used to capture the majorities otherwise, and therefore it was always Lingayat versus Vokalinga, in the Karnataka politics, which is a very important. तो हम लोग समझना चाहते हैं कि भाई ये क्या है, वोकालिंगा क्या है, लिंगायत्स क्या है, और भी जो डिनोमिनेशंस है, देवराजर्स के आने के बाद से किस तरीके से वहाँ पे चीजों को एक थर्ड फोर्स जो है प्ले में आया और आज प्रेजेंट पोजीशन वहाँ के किस तरह के जो सोशल प्रोफाइल है वो क्या है, वो किस तरीके से आज वहाँ पे पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही है। सो व्हाट काइंड ऑफ द पॉलिटिक्स कर्नाटक है, what is the dynamics and what is the transition in the politics of Karnataka that you see in the last 50-70 years, and of course the current assembly elections in Karnataka, some analysis of that and how that is likely to influence or have implications for the coming parliamentary elections in 2024. So all these and so many things, which whatever comes to your mind, we are very eager to listen. And without wasting any further time, I would be very grateful if you enlighten us on all these issues and whatever you think would be a matter of interest to all of us. Thank you, Sandeep Bhai. धन्यवाद वर्मा जी, धन्यवाद धर्मेंद्र. As Verma ji said, I will try to speak both in English and Hindi. My only worry is I can speak in both English and Hindi. I hope you can understand my Hindi. That's my only matter of concern. Before I actually get into the topic, मैं प्रिलिमिनरी एक दो छोटी बातें कहना चाहता हूं. धर्मेंद्र ने तो बहुत ही बड़ी बात कह दी और उन बड़ी बातों का मुझे ऐसा लगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं वो, और मुझे एक छोटी कहानी धर्मेंद्र याद आ गई. आपके जैसे, मेरे जैसे, वर्मा जी जैसे, सुधीर जी जैसे एक अध्यापक थे, कॉलेज में पढ़ा रहे थे. जो भी विद्यार्थी ने उन्हें देखा उनको नमस्कार करते गया तो बहुत खुश हुए कि विद्यार्थी लोग हमें देख के नमस्कार कर रहे हैं. साइंस ब्लॉक को गए, वहां पे भी विद्यार्थी नमस्कार कर रहे हैं, तो अरे वाह, साइंस विद्यार्थी भी मुझे पहचानते हैं. मैंने सोचा सिर्फ मेरे सोशल साइंस विद्यार्थी मुझे पहचानते होंगे. बहुत खुशी हुई उनको. उस दिन शाम को उनके डेली वॉक के लिए गार्डन को गए और सुधीर जी वॉक कर रहे थे गार्डन में. वहां भी देखा लोग उनको नमस्कार कर रहे, तो ये उनको आश्चर्यचकित रह गए. क्योंकि जब वो बैठ गए अपने सैर के बाद, जब वहां बैठे, वो जो भी उनके सामने से गुजरता था उनको नमस्कार करता था. तो इनको आश्चर्य हो गया, ये क्या हो रहा है यार.
कॉलेज में तो सब जानते हैं, ये मुझे मालूम है, ये बाग में भी सब मुझे जानते हैं, ये कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने एक आदमी को रोका वर्मा जी और पूछा, हाँ मैं काफी मशहूर हूं, पर ये बताइए मुझे, आप मुझे कैसे जानते हैं कि आपने नमस्कार किया? तो उस व्यक्ति ने कहा, सर आप कौन हैं मैं जानता नहीं हूं, पर आपने मुझे नमस्कार किया। नहीं सर, आप देखिए आप कहाँ बैठे थे, आप गांधी जी के स्टैच्यू के नीचे बैठे थे, और जो भी वहां से गुजर रहा था गांधी जी को नमस्कार कर रहे थे, और आपने सोचा वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो थोड़ी जब धर्मेंद्र जी बात कर रहे थे, मेरी परिस्थिति वैसे ही परिस्थिति। हमारे सब्जेक्ट में जो विद्वान रहे हैं और जो विद्यार्थी रहे हैं, उनके कारण हम कुछ कर सके। कि पिछले 25 सालों में अगर लोकनीति ने कुछ अपना पहचान बनाया है, वो इसी कारण से है कि इतने विद्यार्थियों हमारे साथ जुड़े थे, हो सका। I often say this, Verma ji, in the last 40 years of teaching, 40 years in the classroom, more than 35,000 students have allowed me to learn with them in their classroom. I don't think I have taught anybody, but I have learned thanks to them. So Dharmendra raised this very important point about teaching and learning. हिंदी में बताऊं तो सीखना सिखाना एक ही मात्रा का फर्क है। सीखना, लर्निंग, सिखाना, पढ़ाना, ये एक मात्रा के फर्क से देखिए वातावरण में क्या फर्क आ जाता है। वर्मा जी, सुधीर जी ये बात मानेंगे कि हम चुनाव के बारे में जो, या राजनीति के बारे में जो कहते आए हैं, वो हम जिन लोगों के साथ रह चुके हैं उनके वजह से ये हुआ है। और therefore I would dedicate all that I'm going to say today to all those fellow travelers who have been with us in our journey of understanding politics, because they have helped us understand what we communicate about politics. I'm going to divide what I say, Verma ji, into two parts. First, the Karnataka result, and after that, the implications for national politics. इसके लिए मैं दो आधारों का उपयोग कर रहा हूं। एक, कर्नाटका का जब चुनाव हुआ, जो हमने सर्वेक्षण किया था, उसका एक एनालिसिस, एक आधार होगा। And secondly, very recently we have done a State of the Nation poll, which was published in 2 articles in the print and also came on a television program. I'm going to combine data from both to talk about what happened in Karnataka and what is its importance. I'm sure there are a lot of cricket fans here. Many people say Karnataka election was like a semi-final election, and the next semi-final will be in December, when Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh go to vote, and then final will be next year. If we are to use the same analogy, remember, no semi-final is a predictor of the final. And no semi-final tells you which direction the final will go. If you look at IPL matches, there are enough indicators of that the final is defined by very, 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 very different factors. So I think same thing is true in electoral politics also. Karnataka may indicate certain trends, but wahi trend agle saal hoga uski koi certainty मुझे लगता है नहीं है. Now, what did the Karnataka election show?
उसको मैं स्पेसिफिक बताऊं तो 4 बातें इसने दिखाई। फर्स्ट, I don't think any state has as big a record as we have, which is for nearly 40 years now, after 1985, for 40 years now, Karnataka has never voted a ruling party back with a majority. 40 साल हो गए। जो रूलिंग पार्टी है उसको अगले चुनाव में बहुमत नहीं मिला है, और इस बार भी वही प्रूव हुआ। 40 सालों से आ रहा है ये ट्रेंड, कर्नाटका में 40 सालों से। और इस बार आई थिंक वर्मा जी, ऑल ऑफ अस कैन पैट आवरसेल्व्स ऑन आवर बैक। What we had been saying for the last 6 months on Karnataka turned out to be true. I had maintained 2 points. Number 1, we will not have a hung assembly. I personally don't like this word hung assembly because I don't know whom we are hanging. No party getting a majority. Many people predicted that will happen. I was one of those who said no, because Karnataka has had no majority result only when Karnataka has been in transition. Transition from one party dominance to competitive party system in 1983, and transition from Congress Janata Party competition to Congress BJP competition in 2004. So there was no question of a hung assembly. And when exit polls indicated that the Congress was ahead, there was no question of doubt that Congress would get a majority, because whenever Congress has been ahead, they have managed a majority. The only times when you had an assembly without a clear majority was when BJP or Janata Party got the largest number of seats and fell short of a majority, because in the case of BJP and Janata Party, they did not have a presence across the state. If BJP did not get a majority in 2008 and 2018, it was because of a poor performance in Old Mysore. So हमने ये हमेशा कहा है कि जो पुराने मैसूर और उत्तर और नॉर्थ कर्नाटका में नहीं जीतेगा उसको बहुमत नहीं मिलेगा। सो अगर बीजेपी 110 पे रुक गई और 108 पे रुक गई तो इसी एक कारण से रुकी कि ओल्ड मैसूर रीजन में उसका परफॉर्मेंस बुरा था। और जब कांग्रेस सब लोग कह रहे थे कि आगे रहेगा, मैंने कहा जब वो आगे रहेगा वो बहुमत पार करेगा। बहुमत किसने पार नहीं किया? जिसने ओल्ड मैसूर रीजन में अच्छा नहीं किया। और वही कारण है बीजेपी को आज तक कर्नाटका के असेंबली इलेक्शंस में कभी बहुमत नहीं मिला है। सरकार उन्होंने बनाया है पर बहुमत उनको कभी मिला नहीं। इसी बात में मैं और एक बात जोड़ूंगा, which is this. Karnataka is one of those few states. Now, many states of North India have started that trend. But Karnataka was the first state to make a distinction between national elections and state elections. Lok Sabha chunav alag, Vidhan Sabha chunav alag. आपको याद होगा 1984 में जब राजीव गांधी ने कांग्रेस का लीडरशिप संभाला, उस चुनाव में दिसंबर 1984 में जो चुनाव हुआ, कर्नाटक में 28 में से 24 सीट्स वेंट टू दी कांग्रेस, 24 आउट ऑफ 28, एंड द जनता पार्टी वाज इन पावर इन. When the Lok Sabha results came, Hegde resigned. In a lighter vein, if I can say, for the first time among the many times he resigned on moral grounds. That was the first time. Uske baad काफी बार किया. And he resigned saying, people have voted against Janata Party, I have no right to continue as chief minister. He resigned. After 3 months, there was an election, March 1985. And what happened in March 1985?
Ramakrishna Hegde's Janata Party got a clear majority. The same voter within 3 months says, okay, last time we voted for Congress because we want Congress in the center, but here we want Janata Party. Now, this after 2004, 2008 in other states of India, we were the originators of this trend in 1984-85. In 2013, BJP was routed in Karnataka. It was a ruling party, it was routed. Siddaramaiah was made chief minister. The very next year, the BJP got a majority of seats in the Lok Sabha election. You see, and 90% of voters in our survey in 2014, when asked, what do you think about the Siddaramaiah government? 90% said it's doing a good job. But you gave a majority of seats to the BJP. In 2018, you did not give BJP a majority in Karnataka. But next year, they won all but 3 of the seats in Karnataka. Next year. So this distinction, and why I'm saying this is the larger question that Vermaji is asking, assembly elections, impact on national elections. I think Karnataka result is no barometer for what will happen next year, is the larger point I'm trying to make. तीसरी बात, एंड इस बात को आज आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, आरएसएस का माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने भी ये बात कही है आज। और ये तीसरी बात क्या है, आज आप अगर राज्य चुनावों को देखेंगे तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको ये कहा है का पहले, पर आज आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने भी ये कहा है कि Modi factor cannot alone win you elections at the state level. The performance of the government, issues, perceptions of corruption matter. And you need no better example than the Karnataka result to demonstrate that. क्या हुआ कर्नाटका में? कांग्रेस ने फैसला किया कि हम लोकल मुद्दों को उठाएंगे, राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस के दिल्ली वाले भी जब बैंगलोर और कर्नाटका आए, उनको भी कहा गया आप दिल्ली की बातें मत करिए, आप अदानी की बातें मत करिए, आप आपका डिस्क्वालिफिकेशन की बातें मत करिए, आप लोकल बातें करिए। उन्होंने भी लोकल बात ही किया। On the other hand, the BJP focused on its national leadership. It focused on national issues. While people agreed with that, people asked the question, ये तो राज्य का चुनाव है. And our study shows even supporters of the BJP felt the state BJP government is very corrupt. In fact, more among the supporters of the BJP said that than among the supporters of the Congress party. आप राज्य में जाएंगे तो काफी बीजेपी के समर्थकों ने कहा, अगले साल का प्रश्न अलग है, लेकिन इस साल ये सरकार हमारी सरकार नहीं है। इस सरकार के साथ हम हमारे विचार जोड़ नहीं सकते। So it was an essential, and this is the point that organizer makes in its argument, that this was a locally fought election. And I think West Bengal was the first proof, Karnataka is the second proof, that local leadership matters. When BJP projects its national leadership and the other party projects the local leadership, and BJP does not have a strong local leadership, the party faces a challenge. And I think now one more thing is coming up. When BJP is the ruling, they do very well when they attack the ruling party. But when they are ruling party themselves, there sometimes is a challenge. And Karnataka proves that. Fourth point. वर्मा जी, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही
अबाउट सोशल कोलिशंस। कर्नाटक में हम दो प्रबल जातियों के बारे में बात करते हैं, वोक्कलिगा और लिंगायत। अगर उनका परसेंटेज देखेंगे तो वो 25-26% से ज्यादा नहीं, और वो भी वेरी ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस। बट हर बार 1956 के बाद हर असेंबली में वोक्कलिगास लिंगायत्स को कंबाइन करें तो मेजॉरिटी एमएलएज इन दोनों से, हर बार। देवराजर्स के समय में भी देवराजर्स ने फर्क क्या किया, अपने कैबिनेट में फर्स्ट 5 पोजीशंस में किसी लिंगायत और वोक्कलिगा को रखा नहीं। दूसरे सब कैबिनेट्स में पहले 5 पोजीशन में 2-3 तो उन्हीं को जाते थे। So Lingayat Vokkaliga domination has been a part of Karnataka politics. And ये बात मैं कहते आ रहा हूं, कर्नाटका में इस बार it was a fight between दोनों पार्टियों में से कौन एक रेनबो सोशल कोलिशन कंस्ट्रक्ट कर सकता है। दोनों ने कोशिश की, कांग्रेस ने कोशिश की, बीजेपी ने कोशिश की एक रेनबो सोशल कोलिशन बनाने की। बीजेपी की प्रयत्न क्या थी, लिंगायत उनके साथ हैं, उसके साथ थोड़ा वोक्कलिगा जोड़े, उनके साथ थोड़ा ओबीसी जोड़े, उनके साथ थोड़ा दलित जोड़े, उनके साथ थोड़ा ट्राइबल जोड़े। कांग्रेस का प्रयत्न क्या था, वोक्कलिगास का एक सेगमेंट हमारे पास आए, लिंगायत्स का सेगमेंट हमारे पास आए, ओबीसी हमारा बेस बने, उसके साथ दलित और ट्राइबल को ज्वाइन करें और माइनॉरिटी को ज्वाइन करें। और अंत में क्या हुआ, कांग्रेस का रेनबो सोशल कोलिशन सक्सेसफुल रहा और बीजेपी का सक्सेसफुल नहीं रहा। इस बार आंकड़े दिखाते हैं कि बीजेपी को अप्रोक्सीमेटली 60% वोक्कलिगा वोट मिले, लिंगायत वोट मिले, बट करीब करीब 30% लिंगायत वोट कांग्रेस को गया। इस बार वोक्कलिगा वोट का 3 फोल्ड डिविजन हुआ, सबसे छोटा भाग बीजेपी को गया। ओबीसी वोट ज्यादा कांग्रेस को गया, दलित वोट कांग्रेस को गया, ट्राइबल वोट कांग्रेस को गया, मुसलमानों का वोट बहुत ही ज्यादा प्रतिशत में कांग्रेस को गया। उस कारण से वो एक सोशल कोलिशन में, जो कहता हूं रेनबो सोशल कोलिशन, वो बिल्ड कर सके। अंतिम बात जो मुझे लगता है अगले साल के लोकसभा चुनाव में भी आएगा, कर्नाटका का रिजल्ट एक रिजल्ट नहीं था, ये 6 अलग अलग रिजल्ट्स थे। राज्य में हम 6 भागों की बात करते हैं। We talk about 6 regions of Karnataka. Every region had a distinct flavor of a result. वर्मा जी को याद होगा 2006-4 में वाजपेयी जी ने एक बात कही थी नेशनल काउंसिल की मीटिंग के बाद, जो जीते उन्हें मालूम नहीं क्यों जीते, जो हारे उन्हें आज तक मालूम नहीं कैसे हारे। वाजपेयी जी ने 2004 में ये बात कही थी। हमारे लोकनीति राइटिंग्स में हमने एक बात कहा था, 3 राज्यों से फर्क हुआ, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों में बीजेपी एनडीए का परफॉर्मेंस पुअर रहा। इन तीनों राज्यों में जो आगे यूपीए बना उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और इन 3 राज्यों के कारण से पूरा रिजल्ट पलट गया। Can we realize, can we understand that not only is the story of India a story of regions, the story of every state is the story of regions, including Uttar Pradesh में। बीजेपी समर्थक एक बात कहते रहते हैं, टीवी स्टूडियो में मुझे वो सुनना पड़ा, आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी हारी, बीजेपी के वोट शेयर तो उतना ही रही, उनकी वोट शेयर घटी नहीं, तो हारी कैसे कह सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि ये राज्य सरकार के विरुद्ध एक वोट था करके? सुधीर जी, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। आप रीजन्स में जाइए, वहीं पे आपको सच्चा दृश्य दिखेगा।
उत्तर में जो कित्तूर कर्नाटका और कल्याण कर्नाटका है, नॉर्दर्न पार्ट का, कित्तूर कर्नाटक, वहां पे उनका बहुत वोट शेयर में नुकसान हुआ है, जिस कारण से कांग्रेस ने कित्तूर कर्नाटका में ज्यादा स्थान जीते। कल्याण कर्नाटका में भी पीछे रह गया बीजेपी जेडीएस के साथ और कांग्रेस आगे निकल गया उधर। वही बात सेंट्रल कर्नाटका की भी सत्य है कि बीजेपी वहां पे भी उनकी वोट घटी, 3 रीजन्स में उनकी वोट घटी है, जिसके वजह से उनके सीट काफी घटे हैं। कोस्टल कर्नाटका में उनका वोट थोड़ा घटा, बट सीट्स वो संभाल सके। सिर्फ बेंगलुरु नगर में और ओल्ड मैसूर में उनका वोट थोड़ा ज्यादा हुआ, इसलिए वो होल स्टेट में बैलेंस हो गया। बैंगलोर में थोड़ा ज्यादा हुआ, जिसके कारण से बीजेपी सिटी में थोड़ा ज्यादा सीट जीत पाया। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर के रैली मुझे लगता है मेजर फैक्टर था, जो उन्होंने बैंगलोर में किया चुनाव के 2 दिन पहले। और ओल्ड मैसूर में जनता दल का कोलैप्स आप देखते हैं, बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा होता है, बट ज्यादा उतना नहीं होता है कि आप कांग्रेस को डिफीट कर सकते हैं। ओल्ड मैसूर वो थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस कर सके, 4-5% वोट ज्यादा हुआ, बट कांग्रेस का और ज्यादा हुआ, जिसके वजह से ओल्ड मैसूर रीजन में जो बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ, स्टिल दे वर नॉट एबल टू गेट share in old Mysore region went down. So what am I trying to argue, friends? And real story of Karnataka is the story of regions. We will have to, when we analyze the Lok Sabha elections, look at the different regions that make up the state. Let me take 6 or 7 minutes more to now reflect on what does the Karnataka verdict mean for next year's national election. एक तरह से it has given a boost to the non-BJP parties. It has given a hope to the non-BJP parties. But the question as political analysts we have to answer is it a fair hope or is it a false hope? Will the opposition be lulled into a complacency because of this so-called hope? And this is what I think the BJP is hoping. In fact, in Karnataka, even as the results were visible, many BJP leaders were taking an insurance policy. That अगर हम इस बार हारे, अच्छा है, अगले साल जीतेंगे. Now, I think it's important for us to ask the question that how do you apply the multiplier effect to Karnataka and say this is the start of the rise of the opposition or the challenge to the BJP? I think there is a much deeper story that we need to look at. और यहाँ पे मैं जो लोकनीति ने एक दूसरी सर्वे की पूरे राष्ट्र में, उस सर्वे के बारे में मैं थोड़ा बात करने की इजाजत चाहूंगा. That survey has some very interesting indications. उस सर्वे में हमने देखा that those who have greater media exposure, those who are much more aware of what media says, are fully convinced that the ruling party is doing a great job. Now, there is a direct relationship between that.
Those who are less exposed to the media have not so much a positive impression. Those who are greatly influenced by the media have a very strong impression. And you know where is the biggest danger signal? By danger, I mean danger for the ruling establishment. How people perceive their own economic conditions. People believe, more people have now come to believe that the government serves the interests of the rich. ज्यादा लोग आजकल कह रहे हैं कि आर्थिक समस्याएं बड़ी हैं। ज्यादा लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्या नहीं है ये बात, और इस परसेंटेज के लोग आज ज्यादा हो रहे हैं। बट क्या, जैसे हमने पहले चुनावों में भी देखा है, क्या इसका ये जो गरीबी, बेरोजगारी, प्राइस राइज जो लोगों के मन में 3 प्रमुख विषय हैं, जब वो वोटिंग बूथ को जाके ईवीएम को देखते हैं, क्या उनके मन में और कुछ रहता है? क्या ये जो प्रमुख समस्याएं जो उनको लगता है वो फेस कर रहे हैं, वोट करते समय क्या और कोई विषय उनके मन में आ जाता है उस समय? Does economics dominate or does perceptions of polity created by the media dominate? ये सवाल हमें अगले वर्ष इस सवाल का उत्तर हमें मिलेगा। 2 बातों से मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। अगर कर्नाटका और हिमाचल, रमेश भाई भी हैं, अगर कर्नाटका दिखाती है कि समाज में क्लास डिवाइड बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। रमेश जी कहेंगे कि हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ 1% का वोट का फर्क था। उसी बात से प्रधानमंत्री ने अपना स्पीच शुरू किया उस चुनाव के बाद। 1% उन्होंने कहा। बट रमेश जी ने जो सर्वे वहां पे लीड किया हमारा लोकनीति का, वो सर्वे क्या दिखाता है? हाँ, 1% का फर्क था। बट अगर आप गरीब वर्ग, तो वो फर्क 1% से 9% तक पहुंच जाता है। और कांग्रेस का कांग्रेस से, बीजेपी से गरीबों में, रमेश जी मैं करेक्ट कह रहा हूं ना? मेरा परसेंटेज करेक्ट है ना? इसी बात को आपने इस बार कर्नाटका में भी देखा। कर्नाटक गरीब लोगों, लोअर क्लास का वोट देखें तो यहां पे कांग्रेस का बीजेपी से बहुत ही ज्यादा फर्क यहां देखेंगे। So are we seeing a emerging class divide in support for parties? वर्मा जी मैं वापस 2004 पे जाता हूं। 2004 पे वाजपेयी जी का स्लोगन था इंडिया शाइनिंग, आप सबको याद होगा, और हार गए। सो इसका मतलब ये था कि इंडिया वाज नॉट शाइनिंग। वर्मा जी की तरह एक मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा, शास्त्री जी इंडिया वाज शाइनिंग बट भारत वाज नॉट शाइनिंग। इंडिया वाज शाइनिंग बट भारत वाज नॉट शाइनिंग, विच मीन्स जिन लोगों के लिए ये देश भारत है, जिन लोगों की बातचीत का एक माध्यम भारत के भाषाएं हैं, उनके लिए देश वाज नॉट शाइनिंग।
बट जो लोग केवल इंग्लिश में डायलॉग करते हैं उनके लिए डेश व शाइन। So Verma ji, are we seeing that class divide emerge again? And I think that explains why the BJP is trying to project a position of reaching out to the poor. My last point, Sir Verma ji, and then I will close. My last point is on, can the opposition truly challenge the BJP? My answer to that would be, will they mount that challenge on leadership, or will they mount that challenge on alternative policies, programs and priorities? मुझे लगता है इस पे डिपेंड करता है। अगर उसने ये लीडरशिप फाइट बना दिया, ये फाइट पहले से ही हार गए। अगर उसको ऑपोजिशन ने लीडरशिप फाइट बना दिया, वो फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। And that is what the BJP wants, a leadership fight. Because whoever emerges in the opposition as a leader will have less than 1 year to register their presence. Whereas Mr. Modi has already had 9 years to demonstrate the fact that he leads the party. On the other hand, if the opposition strategizes and says it's not about leadership, it's about alternative programs, policies, and perspectives on which we are all together. It's about a common strategy on policies, programs, and alternatives. Then we have a battle on hand. Otherwise, as our survey also showed, the situation seems to be at present, there seems to be very little to challenge the BJP. But I will add I will take my own insurance policy at this stage, which is 11 months is a long time in politics. If you all remember, in 2018, many of us wrote that first signs of anti-incumbency are coming in. इसी समय पे when we did our survey, we said anti-incumbency के signs दिख रहे हैं, और February, March में पूरा बदल गया. Now, from now to next April is a long time in politics. And as of today, the situation is different. Come April, May 20, what new factors would be in play by then, which could redefine the way the electoral politics of the country at that time shapes up. I'll stop here. Verma ji, I had promised I will stop at 6:55. It's exactly 6:55 now. I had promised to take around half an hour to make my point. I started at 6:20 to make my point. So I've taken, with your permission, 5 minutes extra. And not really. be happy to take part in the discussion. Thank you. Thank you very much, Sandeep Bhai. It was excellent presentation. And I mean, Dharmenji, now you will take over and lead the session further for question answer session. थैंक यू सर। सर, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाए, कुछ रिमार्क्स चाहेंगे सर हम आपसे। सर ने बहुत तरह की मतलब एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं हम लोगों को इलेक्शन एनालिसिस करने के लिए। बहुत स्पष्टता सर ने कहा कि बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शन।
एक जो पूरी तरह से परसेप्शन बना हुआ है नॉर्थ इंडिया में, हम सारे लोग यही सुनते आ रहे हैं और सुन रहे हैं, हम लोग मानने भी लगे थे कि सचमुच ये बीजेपी की हार तो है नहीं। 36% पे स्टेबल बनी हुई है बीजेपी हिमाचल में भी। बट सर ने आज एकदम, सर का ये आई ओपनिंग रहा कि उस परसेंटेज में भी हमको कहाँ जाना है। और जब सर ने कहा कि अगर सचमुच आपको चेक करना है, सचमुच आपको जानना है इस परसेंटेज के पीछे की कहानी क्या है, तो आपको रीजन्स की तरफ देखना होगा। आपको रीजन्स में देखना होगा कि कहाँ से ये एवरेज है। ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये एवरेज रूट है जिसको हम 36% कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि बीजेपी स्टेबल बनी हुई है। बीजेपी कुछ जगह पे बढ़ी है, कुछ जगह पे घटी। और ये केवल बीजेपी की बात नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो स्टेट पॉलिटिक्स को हम जब डिफाइन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? स्टेट पॉलिटिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें निश्चित रूप से रीजन्स को टटोलना होगा, रीजन्स को देखना होगा। जिस एक चीज की कितनी हाइक थी कि वोकालिंगा और लिंगायत, सर ने कितनी स्पष्टता के साथ उस पर अपनी टिप्पणी दी कि मात्र 26% है, इसके बावजूद भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं और क्यों रहते हैं। जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात आई, अगले साल के इलेक्शन की बात आई, तो एक बहुत ही शानदार, एक तरह से देखा जाए तो सर ने अपना व्यू रखा हुआ कि सचमुच अगर कोई लीडरशिप पे फोकस करके अगर हम इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि बाकी सारे विपक्ष के लिए बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है, अगर मैं समझ पाया तो सर के प्रेजेंटेशन पे एक रिमार्क आपकी तरफ से आ जाता और उसके बाद फिर हम लोग ओपन करते सर सेशन को, तो ज्यादा अच्छा रहता। सर ने तो तब बंद किया जब हम लोग चाह रहे थे कि और ये सेशन चलता ही रहे सर, सचमुच यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी ये नहीं चाह रहा था। सर को लगातार सुनना चाह रहे थे हम, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा सा रिमार्क और उसके बाद फिर सर ओपनिंग सेशन में तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले ही आपको बताया था कि संदीप जी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द टाइम शेड्यूल, फिर भी सर, तो इसका मेरा ऑब्जर्वेशन सारे लोगों का समवेत सर आग्रह है तो सर स्वीकार करेंगे ही, थोड़ी देर और कॉन्स्टिट्यूट बैठेंगे जी। नहीं, वो तो जब भी हम लोग चाहेंगे तो हम लोग को उपलब्ध होंगे। लेकिन पता है मैंने कि उनकी जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है वो ऐसे ही है कि ही गोज बाय द शेड्यूल। बहुत मुझे आई एम ग्रेटली बेनिफिटेड आई शुड से। और कर्नाटक की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा मतलब जानने का अवसर मिला। कर्नाटक किसी भी स्टेट की पॉलिटिक्स को इतनी आसानी से इतने कम समय में इतने डीपली कुछ पॉइंटर्स दे देना, ये अपने आप में एक बहुत, इट डिमांड्स लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज एंड एक्यूमेन। आप कैसे करते हैं? लेकिन इस बात से मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ और एग्रीमेंट में हूँ कि अब जैसे अपना उत्तर प्रदेश को जब मैं देखता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस बताया कि जो राइज कर्नाटक में 1989 में हुआ कांग्रेस का कि दे probably got the highest number of seats, that's a point of decline in the Congress। वही 89 वर्ष है कि 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह को जो कांग्रेस ने बैंटन पास किया, तो आज तक वो उसको रिक्लेम नहीं कर सकी। तो दैट वे 1989 नॉर्थ और साउथ के लिए डिफरेंस पोजीशंस हैं कांग्रेस के लिए। और हर स्टेट में, और खासतौर से अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें, तो कर्नाटक में अगर आप मॉडल देखते हैं कि ये जो एम्पावरमेंट का मॉडल रहा है कर्नाटक में, जहाँ तक मैं तो खैर कर्नाटक के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ और संदीप भाई की संगति से कुछ ABCD कभी कभी सीखता रहता हूँ। आपके आर्टिकल्स कर्नाटक पे जो थे उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की और उसमें हमको ये ज्ञात हुआ, उन आर्टिकल्स को पढ़ के और ये ज्ञात हुआ कि जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस में करप्शन हमेशा एक बहुत बड़ा वहां पे एक एलिमेंट रहा है कर्नाटक की पॉलिटिक्स में। लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड करप्शन मॉडल रहा है वहां पे कि हुसोवर हैज बीन इन पॉलिटिक्स, जो भी चीफ मिनिस्टर रहा है बराबर इस बात की कोशिश किया है कि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ करप्शन और शेयरिंग ऑफ करप्शन और बूटी उन लोगों को एसिमुलेट करे। देवराज अरस का जो मॉडल हुआ, इंदिरा गांधी को आप देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने देवराज अरस को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो देवराज अरस तो जो महाराजा थे कर्नाटक वहां के मैसूर के, उनकी कास्ट के आते थे,
वो तो बहुत ही छोटे लोग, बहुत ही छोटा उनका शेयर था। लेकिन उन्होंने जब लिगायत्स और वोकालिंगस को दरकिनार करके और सोशल कोलिशन एक थर्ड फोर्स के रूप में उन्होंने बनाने की कोशिश की, तो वो उसका जो मॉडल था वो यही था कि जो लैंड रिफॉर्म्स हुए कर्नाटक में, या जो 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 जिन लोगों को भी क्रेडिट्स मिली हुई थी उस क्रेडिट्स को वेव ऑफ करना। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो भी कर्नाटक में किया वो एक एक वाटरशेड है कर्नाटक की पॉलिटिक्स में, कि वोकालिंगा और लिंगायत्स को दरकिनार करके एक रूरल कनेक्ट जो गवर्नेंस में इस्टेब्लिश किया, और उस कनेक्ट का आज भी लोग, मतलब वो एक मॉडल है जो कि पूरे देश में अब चल चुका है। जैसे वहां पे कर्नाटक में देवराज अरस ने जो जमीनें दी, या जिस प्रकार से आवास दिए गरीबों को, वो सब एक प्रकार से वाटर शेड हो गई। और फिर इंदिरा गांधी ने लार्ज स्केल पे, सेंट्रल लेवल पे और हर राज्य में अब प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री मॉडल हो गया है पूरे में। तो वो चीजें कर्नाटक में हमको एक एक उसका लेजिटिमाइजेशन हो गया कर्नाटक में, कि भाई इस प्रकार से गरीबों में कैसे आपको घुसपैठ करनी है, और वोकालिंगा और इनको लिंगायत को थोड़ा दरकिनार करके देखना है। तो भले ही उनका डोमिनेंस, लेकिन थे तो वो केवल 26%, जैसा कि संदीप भाई ने बताया, या उस समय 30% रहे होंगे। 70% लोगों को कैसे रोप इन किया जाए? तो लिंगायत और वोकालिंगास ये करते क्या थे कि ये लोग चूंकि डोमिनेंट क्लास थे, वो बहुत सारे लोग रोप इन कर लिए जाते थे अपने फेवर में। जैसा कि संदीप भाई ने बताया कि इतना कम होने के बाद भी जो डोमिनेंस था असेंबली में उनका, हम लोग के मन में हमेशा ये बात रही है, और आज जाके वो क्लियर हुई कि भाई वोकालिंगास और लिंगायत्स ये क्यों डोमिनेंट क्लासेस हैं, जबकि 70% पीपुल आर नॉन वोकालिंगा और लिंगायत। तो ये एक अपने आप में बहुत आपने भी अक्सर इस बात की चर्चा की कि सर वोकालिंगा और लिंगायत ये क्या है। तो एक प्रकार से ये अपर कास्ट या अपर क्लास को शो करते हैं। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये, दीप भाई ने बिना किसी चार्ज के अपोजिशन को वो एडवाइस दे दी है कि भैया अगर आपको जीतना है, लोकसभा इलेक्शन है, तो आप जो है वो मोदी पे कंसंट्रेट मत करो, आप लीडरशिप पे कंसंट्रेट मत करो, आपको तो पॉलिसी पे, अल्टरनेटिव्स पे, प्रोग्राम्स पे, इश्यूज पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर यू स्टार्ट द फाइट यू आर वर्चुअली लूज। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मुझे लगे। और मैं समझता हूँ कि जो एनालिसिस का पैटर्न है, जो रीजनल, मैं मैंने तो हमेशा लोकनीति को भी मैंने ये कहा था कि भाई उत्तर प्रदेश तो विश्व का एक पूरा एक देश है, विश्व का 5वां बड़ा देश है, और यहाँ पे हमारे इतने रीजनल वेरिएशंस हैं, और आप रीजन बनाते हो, उस रीजन्स का एक सेट वो होना चाहिए, ज्योग्राफिकल डिनोमिनेशन होना चाहिए, और उसका नॉमेनक्लेचर भी होना चाहिए। लेकिन हमारे CSDS में एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग नॉमेनक्लेचर बदलते रहते थे। तो अगली बार जब कोई काम करता था तो उसको रीजन जो है इज कॉन्ग्रुअस विद द प्रीवियस नॉमेनक्लेचर और नॉट। तो मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट किया इस पे, और ये कहा कि भाई किस तरीके से यूपी का क्लासिफिकेशन एक ऐसा हो कि जिस उसमें आप कभी अवध कह देते हो तो नहीं समझ में आता है वो तमाम लोगों को बाहर, आप उसका नॉर्थ यूपी, साउथ यूपी, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, इस प्रकार का कैरेक्टराइजेशन तो करिए। तो इस तरह से एक बनाइए, क्योंकि हम ये हमेशा महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई अपना एक ऐसा करेक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप रीजन्स में झांकेंगे, क्योंकि मैं बलिया में पैदा हुआ और उत्तर प्रदेश की साइकोलॉजी को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, कल्चर कैसा है। बुंदेलखंड में मैं पढ़ा बड़ा, मेरा विवाह हुआ, मैंने अपनी नौकरी शुरू की, मैं बुंदेलखंड को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, मैं सेंट्रल यूपी को समझता हूँ, लेकिन मैं यूपी के और एरियाज से नावाकिफ हूँ। भले ही मैं यूपी पे काम करता रहता हूँ, वो तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कि उस एरिया को समझते हैं और काम करते हैं, और हमें बताते हैं कि बीजेपी ओल्ड मैसूर में वीक है। तो फिर बीजेपी को वो चीज समझनी पड़ेगी कि केवल वोट शेयर को कह के कि हमारा वोट शेयर
और जो 5% कमी आई है वो जेडीएस के वोट में कमी आई है, उससे आप हासिल कुछ नहीं होना है। उससे आपको अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एग्रीगेट वोट शेयर इसीलिए बहुत ही कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू नहीं होता है, क्योंकि कभी-कभी ज्यादा वोट पाने वाली पार्टियां कम सीटें पाती हैं और कम वोट पाने वाली वोट पाने वाली पार्टियां ज्यादा सीट पा जाती है। तो ये बहुत सारे एनालिसिस के पैरामीटर्स है जिसके बारे में संदीप भाई ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, और इसलिए आपने चूंकि कहा तो मैंने एक ब्रीफ अपना ऑब्जर्वेशन प्रस्तुत किया। अब मैं ये जरूर चाहूंगा कि बिना टाइम को नुकसान किए हुए हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, और संदीप भाई इज अ वेरी रेयर कैच फॉर अस टुडे, इसलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेट अस ओपन द फ्लोर एंड बैक टू यू धर्मेंद्र। थैंक यू। धन्यवाद सर। मेरा एक आग्रह है छोटा सा कि सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें तो सब लोग दिखते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये बहुत बहुत ही रेयर है कि इस तरह का पैनल आज मौजूद है। मैं फ्लोर ओपन करता हूँ और जो भी सवाल बनते हैं, अभी हम लोग को रमेश सर को भी थोड़ा सा सुनना है। हिमाचल से हैं और इसी तरह की कंडीशन मिलती है, अभी हमको लग रहा है ड्राइव कर रहे हैं। तो जो भी सवाल बन रहे हो आप संदीप सर से आप पूछ सकते हैं। एक सवाल आया है सर। सर जी 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 मैम पूछे। हाँ रेणु जी नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार, अगर अनुमति हो तो एक सवाल मैं पूछूं। जी मैम बिल्कुल पूछे। प्रोफेसर शास्त्री के बहुत ही स्कॉलरली एनालिसिस में जिन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने हाईलाइट किया, मैं उसी पे दो सवाल। वो नेशनल लीडरशिप का मुद्दा नहीं होता, आपने बताया। तो कर्नाटका में कांग्रेस ने जो स्ट्रैटेजी की अपने इलेक्शन की, उसमें उन्होंने लोकल्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। और तो क्या हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो लोक नीति या जो हमारी इंटेलेक्चुअल इनपुट होनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग, उसमें इंटेलेक्चुअल्स को कुछ तो पॉलिसी गाइडलाइंस देना चाहिए? वो इसलिए मैंने देखा कि उत्तराखंड में सर ने वो सारी चीजें रखी हैं। सवाल बस वहीं पे आ रहा है कि एक जो सोशियो इकोनॉमिक और एक फैक्टर जो था कम हाईलाइटेड, कि ये जो रिलीजियस या सेक्युलर की बहस, नैरेटिव से जो गेन मिलता है कांग्रेस को, वो लॉस में बदल जाता है बीजेपी के लिए। तो हमारे रीजनल इलेक्शन में नैरेटिव्स जो गेन करते हैं, जिसमें मीडिया का एक रोल होता है, और मीडिया अगर थोड़ा भी चौथा पाया है इस चीजों को स्प्रेड करने में, तो सर उसकी बहुत वो स्पेस ले रहा है और लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मैंने एक जो मोदी जी के लीडरशिप वाले पॉइंट पे जो सर कह रहे थे, उसमें उनकी टायर्डनेस, उनकी फटीग सामने दिखाई दे रही थी। तो एक ही अब सवाल है प्रोफेसर शास्त्री से कि क्यों नहीं हम अपने न्यू लीडरशिप को लोकल लेवल पे इमर्ज कर पाते हैं? ये किसका काम होना चाहिए? और नैरेटिव बिल्डअप करने का मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है रीजनल इलेक्शंस को जीतने में। और अपनी इंडियन जो पॉपुलेशन है बड़े अच्छे से डिस्टिंग्विश कर चुकी है कि जो नेशनल इलेक्शन होगा उसका दूसरा रिजल्ट हम देंगे, लेकिन जो लोकल इलेक्शन है, जो रीजनल है, उसका रिजल्ट तो दूसरे इश्यूज पे होगा। और वो बेसिकली जो है रीजनल इश्यूज ही होंगे, लोकल इश्यूज ही होंगे। तो वहां पे एक इनपुट, ये खालीपन जो है, जो वैक्यूम है, वो किसे भरना चाहिए? धन्यवाद मैम। सर से सवाल सर। मैम आपका प्रश्न बहुत ही शायद इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। और इस डिबेट को आगे बढ़ाने में मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात, have national elections in India become not presidential style, has a national election become the choice of a prime minister?
And similarly, have state elections become a choice of chief ministers? Because why did Siddaramaiah pip D.K. Shivakumar to the post was simply on that factor. That it was Siddaramaiah's name across the board in Karnataka, and voters were voting for the Congress. If you look at the Congress vote share, and in our surveys, the number of people who said Siddaramaiah should be the chief minister, you see a very, very close link between the two. So in state elections also, when you have visible, credible, viable state leaders, the national leader cannot push aside the state leaders. I think BJP is today increasingly realizing level faces also. West Bengal was one example, Karnataka is another example. That if you do not the central leadership alone cannot bail you out. And I think this is the point which even the organizer says yesterday. I'm coming to another point, and I hope people don't get upset that I'm making this point. And इस बात को मैं हिंदी में कहूंगा. जब बीजेपी के नेता उत्तर भारत में बात करते हैं, वोटर्स के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने स्पीचेस से. बट अगर आप साउथ ऑफ द तमिलनाडु में जाएंगे, आंध्रा में जाएंगे, तेलंगाना में जाएंगे, जब आपके नेता हिंदी में बात करते हैं, समर्थक तो ताली बजाएंगे, बट क्या वो इमोशनल कनेक्ट एस्टैब्लिश हो सकता है जैसे उत्तर भारत में हो रहा है? क्या वो इमोशनल कनेक्ट हो सकता है? वो प्रश्न है. कर्नाटका में क्या हुआ? कांग्रेस के अध्यक्ष से थे तो वो कन्नड़ा में बात कर सके, और उन्होंने काफी प्रचार किया राज्य में. भाषा भी एक विषय आज बन रही है क्या दक्षिण भारत में? सुधीर जी, रेणु मैम, दोनों आप दक्षिण भारत में हैं. आपने देखा होगा भाषा पे उतना विरोध नहीं है, बट भाषा पे स्पेशली आप पॉलिटिक्स पे जब जाएंगे, वो इमोशनल कनेक्ट का एक प्रॉब्लम हो जाता है उधर. और ये नेशनल लीडर्स क्या कहते हैं बीजेपी के? मुझे ट्रांसलेशन नहीं चाहिए क्योंकि मेरा फ्लो चले जाता है. और इस बार ट्रांसलेटर ने क्या किया? जो लीडर ने कहा उसको छोड़ के और भी बातें जोड़ दिए, जिसकी वजह से एक मीटिंग में होम मिनिस्टर को कहना पड़ा, देखिए जो मैं कह रहा हूं वही ट्रांसलेट करिए, अपनी बातों को उसमें आप जोड़िए मत करके. सो ये आई एम मेकिंग अ लार्जर पॉइंट. इज इमोशनल कनेक्ट लॉस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ ट्रांसलेशन? But let me make another point, Renuji, and then you are wanting to say something, which is this. 2014, 2018, 2014, 1/4 of BJP voters said that if Modi were not the prime ministerial candidate, we would have voted differently. And in 2009, thirds of BJP voters said we would have voted differently. 520 of 19 elections, 520 of them appealed for votes in their constituencies in the name saying voting for me is one more vote for Prime Minister Modi. And this was said by non-BJP NDA parties more. So I think it's
very clear that when you are talking of a national, that's why I said, if the opposition makes it a leadership fight, they have lost it from the beginning. Because if you are going to convert 2024 into a leadership contest, there is no way that the BJP can be challenged, because BJP has been successful in making. They would like you to project, be it a Rahul Gandhi or be it a Mamata Banerjee or be it a Arvind Kejriwal, they would like you to project them because that puts them at an advantage immediately. So unless, as you said, the fight is on policy issues, there continues to be, there would continue to be an absence of a meaningful contest if the fight is not linked to policy alternatives or alternatives in terms of the direction which the polity needs to go in. Verma ji, I hope I have not made too controversial a point when I raised the Reliance. No. Absolutely fine. इसलिए मैंने वो बात हिंदी में कही. हाँ नहीं ठीक है. आपकी हिंदी बड़ी प्यारी है और आप शुरू में डर रहे थे. अरे रमेश भाई, you know, welcome. हाँ जी, थैंक यू सो मच. अनिल भाई, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी, हाँ, जी, बहुत सर। अच्छे से सुन पा रहे हैं. सही है. सबसे पहले संदीप भाई नमस्कार, आपको भी नमस्कार टू ऑर्गेनाइज सच ए वंडरफुल इवेंट. और संदीप भाई, आई बैक फॉर योर अपॉलजी. In fact, I am driving from Solan to Shimla. I also was in one of the foundation course training program, but I couldn't stop myself from attending to your wonderful lecture because it's always a pleasure to listen to you. You asked for that percentage of 2017 between Congress and BJP. It is exactly 43% Congress and 48 point something BJP. So the BJP loss was about 5%. तो एक तो ये है, आपके उस वक्त में ऑडियो पे नहीं आ पाया, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं गाड़ी खड़ी करके बात कर रहा हूँ. रमेश जी, मैंने और एक, मैं वहां पे ओवरऑल वोट की बात नहीं कर रहा था. अगर गरीबों का वोट देखें तो गरीबों का वोट में बीजेपी कांग्रेस के बीच में 9% का फर्क था. हाँ, कांग्रेस 9% आगे था. यस, मैं ओवरऑल में थोड़ा इसको कंफ्यूज कर रहा हूँ. एनीहाउ, मेरा आपसे थोड़ा सा छोटा सी एक शंका है, वो आपसे ही दूर की जा सकती है. अब योगेंद्र भाई तो कहीं और यात्रा पे है, तो वो ये है सर कि ये जो बीजेपी का जो स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे आपने कहा कि रीजन्स को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इलेक्टोरल डायनामिक्स. तो बीजेपी का 14 एज वेल एज 19 में जिन स्टेट्स में मैक्सिमम गेन है, and their strike rate is almost more than 90%, and in some states it is about 100% also. Would it be possible for the BJP to retain that percentage of strike rate again in 2024? Keeping one more addition in that is that the Congress, the non-BJP formation is striving hard for making it 1-to-1 vis-a-vis BJP. सर अनम्यूट कर ले आपने, आपका म्यूट हो गया सर आपका. रमेश जी, आपने तो रमेश भाई ने बहुत ही महत्व की बात कही है. अगर आप 2019 से को भी देखें, BJP was worried that we will not have a strike rate in North and West India like we had in 2014 was their worry. इसलिए आपको याद होगा, the BJP campaign focused on 3 important states. Odisha, 3 important regions: Odisha, West Bengal, and the entire Northeast. उनका होप था कि ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट में अगर हमें ज्यादा सीट्स मिलें तो वो ये थोड़ा ऑफसेट कर सकता है जो नॉर्थ और वेस्ट में कम होने की एक उनकी एक डाउट. बट असल में क्या हुआ, दे
did not have much of a setback in North and West, but improved their seat share in West Bengal and Northeast, as a result of which the overall seats which the party got increased compared Increased. to इस बार the BJP was hoping, now that it becomes a challenge, was hoping that हमारा फोकस इस बार दक्षिण भारत पे, ये नॉर्थ और वेस्ट में जो थोड़ा डेफिसिट हो सकता है इस बार, उसको हम साउथ से कॉम्पनसेट करें। The chance of this offset from Karnataka will be much higher. I'm now going to also the question that Veena had asked in the chat box, which is, will the Karnataka result impact on the next year's Lok Sabha election? On the face of it, I would say no. Because when Karnataka votes in a national election, the issues are very different. That's why the mandate given to Siddaramaiah and Shivakumar is, you need to change that. In fact, some people say Shivakumar's becoming in the future a chief minister of Karnataka depends on next year's Lok Sabha election. आप state को deliver करिए, हम अपना काम कर देंगे. So now both the chief minister and deputy chief minister are desperate about a good performance of Karnataka. Now, I don't know if Vermaji was in any way responsible for that because of the program today. आज सुबह न्यूज़ आया कि जनता दल leader has gone and met the BJP leader. Kumaraswamy has had meetings with BJP leaders and the talk has started. Will there be a BJP-JDS alliance next year in the Lok Sabha election in Karnataka? Because both the Congress and the BJP are desperate about doing well in Karnataka because they are hoping it will offset any loss. And अगर कर्नाटका में कम आए, पिछली बार 25 आए उनको, so 25 से कम हुआ तो वो घाटा होगा उनके लिए. So it's not that you make up from other regions. You will lose in Karnataka itself if your numbers come less than 25. And then you have Telangana, where they have emerged as the largest opposition, pushing out the Congress. So I think the BJP's now strategy would be how to further consolidate in the south so that any possible loss in the north and the west is made up. Now, many people say, let's watch the Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh elections. But we have all seen all these three states have voted differently in Lok Sabha, differently in Assembly. Correct me if I'm wrong, last 2018 Rajasthan, all seats went to the BJP. Yes, yes. मध्य प्रदेश में I think एक सीट छोड़ के दूसरे सब सीट चले गए. So the question I am raising is, the BJP understands very clearly that Lok Sabha elections is a different ball game. Will the parties opposed to the BJP also realize this is the question? If they do, there is a fight on hand. If they don't, I think the election is in that sense tilted towards the BJP. That's a very short, very, very unsatisfactory response to a very, very comprehensive question which Ramesh raised. Thank you, Sandeep bhai. Thank you so much.
एनीवन अदर? Yes, sir. हाँ, हाँ, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। Hello, नवीन जी, sir. Am नवीन I? जी, हरियाणा से ना? Ji, sir. Good evening, sir. Sir, I have a small question, which is regarding the role of religion. So, Sandeep Shastri sir touched upon a very important aspect of Karnataka elections, which he calls Rainbow Social Coalition, Muslims, OBC, and Dalits. So, my question to you is, sir, does religion play the same dominant role in Karnataka election as compared to some North Indian states when it comes to voting elections or voting behavior? Thank you, sir. जब भी कोई शुरू करता है कि मेरा छोटा सवाल है, वहीं पे मुझे डर होता है। Sorry, sir. Sir, मैं कर कभी भी बहुत ही गंभीर सवाल हो जाता है। But you're right. Sorry, sir. नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। I'm just saying that you made a very important point. I think if you need any proof of how religion works differently in North India and South India, the Karnataka result was an example. That I have consistently maintained this point. The peak of Hindutva consolidation for BJP was 2018. What vote it could get because of the Hindutva factor peaked in 2018. It saturated in 2018. That's why hijab, halal was not used by the BJP during the campaign. उसके बारे में बात ही नहीं किया उन्होंने कैंपेन, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उससे क्या वोट मिल सकता है, ऑलरेडी हमारे खेमे में है और आने की गुंजाइश नहीं है उधर। और इसीलिए जब कांग्रेस ने बजरंग दल की बैन की बात की और बीजेपी ने उसे बजरंग दल, बजरंग बली की बात बना दी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो इस बजरंग दल की बैन के बात पे जिनको नाराजगी थी, वो ऑलरेडी बीजेपी की तरफ थे, इसके कारण से नहीं आए, वो ऑलरेडी उस तरफ थे। और आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग इट, Congress adapted a strategy. They have never challenged the BJP on this issue. कांग्रेस ने कर्नाटका में क्या कहा? हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीच शुरू इसी से किया, हिंदी में कहा, उन्होंने कन्नड़ा में कहा जय बजरंग बली, बजरंग हमारे करप्ट सर को निकाले, कन्नड़ा में कहा। और उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस लीडर्स ने कि अब बजरंग बली के पास कब जाते हैं संकट के समय में, इसलिए बीजेपी अभी गई है बजरंग बली के पास क्योंकि संकट का समय आ गया। एंड दैट काउंटर, वी हैव नेवर सीन सच ए काउंटर बिफोर इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। सो Karnataka was clearly an example of where, I'm not saying therefore that Hindutva factor is not important in Karnataka. There are areas where it is important, but it is not something that can have a spread across the state. And that's where I think Karnataka is very different from the states of North India. Thank you, sir. Thank you, sir. सर कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर सुधीर सर? सर आप जी सर। पहले तो मैं, मेरी आवाज आ रही? जी सर, जी बस। पहले तो मैं संदीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इतनी बढ़िया पेनिट्रेटिंग एनालिसिस के लिए। इतने अच्छे तरीके से आपने कर्नाटका के इलेक्शन को 6 रीजन्स में डिवाइड करके और जैसे एक्सप्लेन किया है, उसके सारे कंटूर्स को आपने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर, जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके, क्योंकि कम से कम हम लोगों को वो परसेप्शन मिल सका कि ओल्ड मैसूर और बेंगलोर में क्या डिफरेंस और कहाँ किसकी डेप्थ कितनी है और उस डेप्थ का क्या इम्पैक्ट नेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स पे आता है। और ये इश्यूज अगर
नेशनल इलेक्शन के समय यानी कि जनरल इलेक्शन के समय अगर बीजेपी पार्टी ध्यान देती है तो हम समझते हैं कि अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कुछ चीजें हम जो लॉस आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कल हमें गेन में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दें। लेकिन बहुत सी चीजें जैसा कि संदीप भाई ने अभी बताया ही हम लोगों को कि स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन दोनों दो इश्यूज हैं, दोनों को एक साथ असेस करना बिल्कुल बेमाने है। कर्नाटक के पीपल में मैंने ये देखा और मुझे महसूस होता है कि उन्हें नेशनल इश्यूज में उनको मोदी के सिवाय दूसरा नहीं दिखता और ये बात मुझे परफेक्ट होती हुई नजर आती है। लेकिन स्टेट इलेक्शन और लोकल इश्यूज की जहां तक बात आती है वहां तक उनके लोकल इश्यूज में कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकल लीडर्स को लेकर के लोकल इश्यूज को कमेंट किया वो मार्वेलस था और उसके लिए कांग्रेस अगर विन करती है तो वो उसका ड्यू था। हम इसी तरीके की चीज को हम जब यूपी के एरिया में आते हैं और इधर ईस्टर्न बेल्ट में आते हैं तो मुझे महसूस होता है कि जो इमोशनल कनेक्ट की बात संदीप भाई ने अभी उठाई है, तो जिस तरीके से हिंदुत्व, राम मंदिर, नेशनल पार्टी, इन इश्यूज को जिस तरीके से हम कनेक्ट कर लेते हैं उतनी अच्छी कनेक्टिविटी हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी की साउथ में नहीं, और उस चीज की कमी, उसका इमोशनल अटैचमेंट, उसका एनकैशमेंट मेरे ख्याल से बीजेपी नहीं कर सकी और इस वजह से मेरे ख्याल से कुछ न कुछ कमी दिखने को मिल रही है और आगे अगर इसको मैनेज किया गया तो वो कमी मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी है जिसकी वजह से एक स्मॉलर पार्टी भी अपने आप को बिगर पार्टी के सामने चैलेंज के रूप में एस्टैब्लिश कर सकती है और कांग्रेस की विक्ट्री ने इसको प्रूव भी किया है। और हमारे फेडरलिज्म की रोबस्टनेस है कि जिसमें हमने छोटी से छोटी चीजों को भी बड़े से बड़े दायरे में रख सकते हैं। एक स्टेट इलेक्शंस को भी हम नेशनल इलेक्शन के पर्सपेक्टिव के साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे फेडरलिज्म की महत्ता है, उसकी रोबस्टनेस है जिसकी वजह से हम उसको पहचान। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, बस एक पॉइंट पे संदीप भाई का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। समय तो ज्यादा है, संदीप भाई का समय बहुत प्रेशियस होता है, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि क्या नेशनल इलेक्शन के ड्यूरेशन में टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिंदुत्व की अपील साउथ में कितनी है और इस डिबैकल से क्या बीजेपी को दिक्कत होगी साउथ में अपने आप को गैल्वेनाइज और मोबिलाइज करने में, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में वो बात नहीं देखने को मिलेगी जो बात वो अगर यहाँ पर उनको विक्ट्री मिली होती। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा इस पॉइंट पर अगर आप अपना ध्यान आकर्षित कर सके तो अच्छा। थैंक यू। क्या बीजेपी अपना स्ट्रैटेजी कर्नाटका में बदलेगी वो मुश्किल है बात करना अभी, पर अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स देखें तो काफी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कर्नाटका में लोकसभा चुनाव में क्या गुजरात मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं कि आपके जो 25 एमपीज हैं कर्नाटका से, क्या वहां पे मास चेंजेस करके क्या उस आधार पे आप क्या चुनाव जीतेंगे। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, बीजेपी को लगता है कि जो भी कर्नाटका से बीजेपी के उम्मीदवार जीतेगा वो मोदी के नाम पे जीतेगा। एंड काफी लोग जो एमपीज हैं, काफी टर्म से एमपीज हैं, ऑलरेडी 2-3 एमपीज ने कह दिया कि हम इस बार कंटेस्ट नहीं करेंगे, किसी और को कैंडिडेट बनाएंगे। तो कर्नाटका में वो 25 को रिटेन करने की एक प्रयत्न में मुझे लगता है कहीं गुजरात मॉडल वो कर्नाटका में अप्लाई कर दें ताकि उनको लगता है नए फेसेस के साथ और मोदी जी का नाम लेते हुए आप वापस कर्नाटका में स्वीप करने का प्रयत्न करेंगे। वो मुझे लगता है हिंदुत्व नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनको पता है कि हिंदुत्व का एक लिमिट है, सीमा है कर्नाटका में उपयोग के लिए। और
अगले 1 साल में ये राज्य सरकार क्या करती है वो भी देखना पड़ेगा। शुरुआत में उन्होंने क्लियरली कह दिया कि 5 प्रॉमिसेस को हम इंप्लीमेंट करेंगे, और आप सुधीर भाई बैंगलोर में हैं, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़पेपर्स में बीजेपी इज कंटिन्यूइंग इट्स प्रेशर ऑन द कांग्रेस गवर्नमेंट। तो अगले 1 साल में ये सरकार की छवि कैसे डेवलप होती है उस पर भी डिपेंड करता है, और आई थिंक ये 2 फैक्टर्स डिसाइड करेगा अगले साल कर्नाटका किस डायरेक्शन में जा सकता है लोकसभा चुनाव। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Verma ji, जी can we conclude the session because I have a problem. There is an Yes. India Today program at 8 o'clock which I have to be. Oh, sure. So last question, anyone? मैं सवाल करना संजय चाह रहा सर, जी। था। हाँ, इफ परमिट, अगर टाइम परमिट आज सर, शॉर्ट ब्रीफ क्वेश्चन। तो आज रहने दे सर, फिर कोई बात नहीं सर। नहीं, पूछा आप था इसलिए। प्रश्न पूछिए, जल्दी जा रहे हैं, जाते जाते पूछिए। एक सवाल है, जैसा कि प्रोफेसर शास्त्री ने बात कही कि कर्नाटक के चुनाव में जो मीडिया एक्सपोज जो लोग ज्यादा थे, उनका जो सरकार के प्रति नजरिया था वो ठीक था, लगभग वही था जो 18 में था, वो 2022-23 में भी वही बना रहा है। एक तो यह चीज है। और जो लोग लेस मीडिया एक्सपोज्ड थे, उनका वोटिंग पैटर्न इस बार चेंज हुआ। तो एक चीज में जो सवाल उभर के आ रही है, if this Karnataka model of voting is emulated in the 24 national election, तो क्या ये जो मीडिया एक्सपोज जिस प्रकार से ये चीजें हो रही, जैसा आपने कहा कि बीजेपी फिर से मतलब वोटिंग पैटर्न ही बिल्कुल अलग होता है, स्टेट में अलग और सेंट्रल में अलग, तो फिर क्या यह मान लिया जाए कि जिस समय लोकसभा का चुनाव होगा उस समय मीडिया एक्सपोज लोगों की ज्यादा उस समय उनका होता है, एक सेप बढ़ जाता है, या यह कह सकते हैं कि मीडिया में इस प्रकार की चीजें प्रसारित और प्रचारित हो जाने लगती है, या एक प्रकार से सरकार स्वयं तय करती है कि मीडिया में इस प्रकार की चीजें आनी चाहिए। तो यह जो मोदी मॉडल है या इस प्रकार का मॉडल है, अपने आप में एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर रहा है? Right. मुझे लगता है कि ये चीज एक थोड़ा सा। जितेंद्र जी, आपका प्रश्न आप जल्दी पूछ लीजिए, दोनों का मैं साथ में जवाब दूंगा। यस सर। सर, सबसे पहले तो हम नमस्कार करते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कर्नाटका इलेक्शंस को जितना डीपली आपने समझा है उतना ही आसान और सरल भाषा में आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया। उसके बाद तो शायद प्रश्न बनते नहीं, अगर प्रश्न बनाए जाते हैं तो उसकी भी वजह बनती है, लेकिन हम आपको पहले आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और संजोग से अभी मैं बेंगलुरु में ही हूँ और मौका मिलेगा तो आपके जैसे शख्सियत से मिलने का हमारा ये सौभाग्य होगा। वर्मा जी को और तमाम CSSP को हम धन्यवाद देते हैं। केवल एक बात, प्रश्न नहीं है, मेरा ये कहना है कि आपके विश्लेषण के बाद कुछ बचता नहीं, लेकिन 2 बातें मेरे बिहार में रहने की वजह से समझ में आती है कि ये चुनाव थोड़ा सा संकेत ये भी देता है, जहां ये बीजेपी को सावधान करता है। आपने बहुत ठीक कहा कि वो लोग तो बूस्टअप करने के लिए कहते हैं कि हमारा परसेंटेज वोट नहीं घटा है, लेकिन वो इतने माहिर हैं कि वो समझते हैं, इसीलिए आपने कहा कि वहां दबाव बनाना भी शुरू किया है और अपने कोलिशन पार्टनर्स की उन्होंने तलाश भी शुरू की है, जो रेनबो कोलिशन उनको बनाना चाहिए। लेकिन जो माइनॉरिटी वोट, आपने ठीक कहा, सैचुरेशन पॉइंट पर है, जो मिलना है हिंदुत्व के आधार पर मिलेगा और मिल रहा है, लेकिन माइनॉरिटी वोट का एक शिफ्ट होना, जेडीएस का वहां ध्वस्त होना रीजनल पार्टी के लिए बहुत भारी चुनौती है। ये उनके लिए एक सबब है कि अगर कांग्रेस पार्टी जो अपना बेस है अगर उसको बढ़ाती है, जो पुराना जो बेस उनका है, जो उनका कोलिशन कर रहा है, तो ये रीजनल पार्टीज के लिए घबराहट है। और वही आपने बहुत सावधान भी किया और साफ तौर पर कहा कि लीडरशिप का जहां तक सवाल है उसमें मोदी के सामने तो दूसरा तो कोई लीडरशिप का इशू बनता नहीं है। अगर बनाया जाएगा, कांग्रेस एक तरफ से आश्वस्त हो गई है, आप देख रहे हैं उसका मन, मिजाज, अंदाज सब बदला, तो उस अंदाज में तो दूसरे को वो मानने के लिए तैयार होगी नहीं। तीसरी बात है कि रीजनल पार्टी को भी इस बात का अच्छी तरह से इल्म और एहसास है कि उसके कीमत पर ही कांग्रेस बढ़ेगी। इसीलिए 24 के इलेक्शन के बारे में आपकी महानता है, आपकी विशिष्टता है और विशेषज्ञता है कि आपने कहा कहना आसान नहीं होगा,
लेकिन साफ तौर पर दिखता है कि कर्नाटका का हारना, अगर बीजेपी के लोग कहते हैं तो उसकी वजह है, हारने की वजह से दो चीजें हुई है। एक तो सावधान हुए हैं, और दूसरी बात है कि कर्नाटका जो हारता है वो राष्ट्रीय इलेक्शन जीतता भी, और जितने प्रिडिक्शन कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। आपके लिए केवल इतना ही बचा है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, प्रोफेसर एकर हमारे मित्र हैं, और आप लोगों ने सीएसपी के जितने हैं, धर्मेंद्र जी, आप लोगों ने जो व्यवस्था की है, हमारा ये सौभाग्य है कि रिटायरमेंट के बाद मेरे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। पहले थोड़ी वृद्धि हो ही रहती तो थोड़ा बहुत काम हम भी उस दिशा में बेहतर कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। जो प्रश्न संजय जी ने उठाया, मैं सोचता हूं कि कर्नाटका का विक्ट्री और कर्नाटका का रिजल्ट is important to understand state politics but not national politics. इस मॉडल को आप दूसरे राज्यों में उपयोग कर सकते हैं, बट आप जब अगली साल की लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, if you think Karnataka model is what you will replicate, BJP will be very happy if you try to do that. Right. So ये फर्क between a national election and a state election हमें करना पड़ेगा। थोड़े संकेत जो कर्नाटका इलेक्शन ने दिखाए वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रेलेवेंट हो सकते हैं, बट नेशनल इलेक्शन में उसका रेलेवेंट मुझे लगता है थोड़ा, इसमें मैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। एंड मुझे लगता है कल जो ऑर्गेनाइजर में आया है, दैट इज अ चेतावनी फॉर द बीजेपी फॉर इट्स स्टेट्स। स्टेट इलेक्शन में क्या होगा उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात कही। सही है। क्या सी व्हाट हैपेंस इज, जब opposition says Karnataka victory is now pathway for our success in 2024, BJP will keep quiet because you get lulled into that complacency saying, yeah, it's a victory for you. So I think Karnataka lesson is to learn how to fight state assembly elections. Right. It's not a lesson to learn how to fight a national election. That is my perspective on the issue. 100% सही है। धन्यवाद सर। अब बिल्कुल विलंब ना करते हुए मैं फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स और वोट ऑफ थैंक्स दोनों ही आज सर के द्वारा ही हम लोग आज चाहेंगे कि आज सर को ही ये दोनों दायित्व दिया जाए। बहुत अजीब जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं सर, यूपी में हम लोग बैठे हुए हैं जहां 17 का इलेक्शन था और 17 के इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से कोई स्टेट लीडरशिप नहीं थी और इसके बावजूद भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इसलिए यहाँ आके हम लोग कुछ भ्रम में पड़ ही जाते हैं सर। बहुत सारी चीजें थी सर, समय की अपनी बाध्यता है, अपनी सीमा है। हम सर से आग्रह करेंगे कि सर आप कंक्लूड भी करें और साथ में वोट ऑफ थैंक्स भी हम। Thank you, Dharmendra ji. I am very grateful to Professor Sandeep Shastri, my very good friend, number one, for having acceded to our request and gave us a very enlightening talk. बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, जैसा कि सभी मित्रों ने भी इसको कन्फेस किया है। एनालिसिस का जो एक टूल धर्मेंद्र जी ने निवेदन किया था कि हम लोगों को प्राप्त हो, वो भी बहुत अच्छे ढंग से सुधीर जी ने भी उसको वेट किया कि देखने का कैसा मॉडल होना चाहिए, किस तरीके से देखा जाए। दो तीन चीजें जो आपने कही वो बहुत ही मुझे लगा कि अपोजिशन पार्टी एज वेल एज द रूलिंग पार्टी एट द नेशनल लेवल फॉर द नेशनल इलेक्शंस मस्ट टेक इनटू कॉग्निजेंस, एंड वन इज दैट contestation, it should be the opposition's strategy to extricate the entire contestation from the leadership model to the issue model. That is one. And second is that the regional pockets, they need to be focused instead of just patting yourself on the aggregate vote share that you have retained, the BJP has retained. I mean, in the first past the post system, this is an anomaly that we have to figure out for ourselves. But the most important thing that you said is that the pointer for the Lok Sabha election is that there is no, semi-final as such, and I consist ongoing process, and every election, every contestation is a final contestation. Karnataka was a final contestation. Rajasthan, Madhya Pradesh, and others will be final contestation because they are a model in themselves. और उसको हम carry forward नहीं कर सकते. और इसका just to conclude that
2019, about which Sandeep Bhai said that the BJP, got the maximum advantage of its, Hindutva and other things in 2018. But look at the vote share in 2019. BJP vote share jumped by 15 percentage point in 2019 Lok Sabha election. So in 2018, they might have attained an optimum level of votes share in assembly elections. But in parliamentary election, the same party, got 15% more votes in parliamentary election. That is also an indication that a national election, the people of Karnataka, in fact, very clearly understand the distinction. And most of the people in India in national elections, they understand the distinction between the state election and the national election. So it's very much an open game if the opposition wants to keep it focused on the issues, but it may be a closed game if the opposition somehow agrees to make it focused on the leadership. So with this, we'll keep our fingers crossed whether the opposition will accede to or be guided by Sandeep Bhai's advice, because he is an important person and he is watched. What he says here will be probably relayed all over, and many people who might be Congress lovers and many people might be BJP lovers, and they might transfer his advice to the concerned person free of cost. So thank you, Sandeep Bhai, for giving such a wonderful advice to both the contesting parties, and we hope that as the election approaches, we'll have more occasion to hear you both on such forums and also on the TV debates. So thank you all very much. And also I would like to thank all my friends, Dr. Sudhir Kumar ji, Dr. Professor Jiten ji, Sanjay ji, Ramesh Bhai, who has been traveling and yet who has been a participant in this entire process. I personally thank him very much. Sandhya ji and Renu ji from Varanasi BHU, and so many other faces which I am not able to see right now on the screen. And we are very grateful that all of you joined the program today, and we will share the recording very soon with you all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, you, Dr. Namaskar. सभी को प्रणाम सर, सभी को Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Namaskar. Bhaiji advice will be communicated to the Congress party, but it is very difficult to implement that when the selection of candidate and the ticket distribution is concerned. Thank you, sir. प्रणाम सर, सभी लोगों को प्रणाम. बस, and Thank you everybody. you. Thank you. Thank you. Thank So you. nice.